जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के सभी संगतों को मेरा प्रणाम और जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल में ये सत्संग मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी की आज्ञा से ही मैं ये सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले तथा सत्संग सुनने वाले दोनों का ही वो कल्याण करते हैं। इसीलिए आज गुरु जी की आज्ञा से मैं आपको ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के साथ मैं अक्टूबर 2021 में जुड़ी। कहते हैं कि हम गुरुजी से नहीं जुड़ते, बल्कि गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ते हैं। और जब भी गुरुजी हमें जोड़ते हैं तब कोई ना कोई मकसद होता ही है, क्योंकि गुरुजी हमारा किसी न किसी तरह कल्याण करना चाहते हैं। वैसे हमारी ज़िंदगी का हर एक पल, हर एक लम्हा ही सत्संग है, क्योंकि गुरुजी के बिना तो अब हमारी ज़िंदगी चलती ही नहीं। अब यूँ हुआ कि 2021 में अक्टूबर में हम अपने कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने गए। अब जिनके साथ हम गए वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड के स्कूल फ्रेंड्स थे और हम तो उनको कई सालों से ही जानते थे, लेकिन इतने सालों में कभी भी उन लोगों ने गुरुजी का जिक्र किया ही नहीं और वो गुरुजी के साथ कई सालों से ही जुड़े हुए थे। तो जब इस बार ऐसा हुआ कि जब हम गाड़ी में जा रहे थे एक साथ, तब अचानक गुरुजी का जिक्र हुआ और मैंने देखा कि वो या तो गुरुजी के लॉकेट पहने हुए हैं या फिर हाथ में ब्रेसलेट पहने हुए हैं और एक जन की गाड़ी में गुरुजी का एक स्वरूप भी था। तो तब मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी हैं कौन, क्योंकि जब मैं रास्ते में कहीं जाती हूँ तो मैं कई गाड़ियों में देखती हूँ कि गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी स्टिकर लगा हुआ है, और मैं हमेशा यही सोचती थी कि गुरुजी हैं कौन। लेकिन मुझे कभी इस बात का पता ही नहीं चलता था। लेकिन उस दिन उन लोगों ने मुझे गुरुजी के बारे में सब कुछ बताया और उन्होंने मुझे ये कहा कि गुरुजी तो महाशिव हैं। तो ये सुन के मुझे लगा कि अरे, अगर गुरुजी महाशिव हैं तो मैं भी क्यों ना उनको मानूं, क्योंकि मैं हमेशा ही शिव भक्त रही हूँ और मैं शिव जी पर रेगुलर जल भी चढ़ाती हूँ। मेरे घर में शिवलिंग भी है, मैं शिव की पूजा करती हूँ। शिव जी का कुछ भी हो तो मुझे वो बहुत ही आकर्षित करता है। और फिर गुरुजी का स्वरूप देखकर आप तो जानते ही हो संगत जी कि उसका एक अलग ही अट्रैक्शन है। तो उसी वक्त ना मुझे लगा कि मैं जैसे उनकी तरफ खींची चली जा रही हूँ। तो उस वक्त तो गाड़ी में इतना ज़्यादा तो हमारा डिस्कशन हुआ नहीं, फिर तो हम चले गए, दिन भर घूमे। लेकिन शाम को जब हम अपने होटल में बैठे हुए थे तब दोबारा गुरुजी का जिक्र हुआ और तब उन लोगों ने मुझे अपने अपने सत्संग सुनाए कि किस तरह से गुरुजी ने उनके जीवन में कितनी सारी उन्होंने कृपा बरसाई हैं, किस तरह से उनका जैसे गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है उनको मिली है। और फिर वो सत्संग में भी जाते हैं, फिर सत्संग में क्या होता है, कैसे क्या करते हैं, सब कुछ उन्होंने मुझे बताया। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं भी गुरुजी की संगत बनूंगी और मैं भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स, मैं गुरुजी के साथ जुड़ना चाहती हूँ। तो मंत्र जाप, उनका मंत्र तो इतना आसान है। वैसे भी जब भी मैं शिव जी पर जल चढ़ाती हूँ मैं तो ओम नमः शिवाय ये तो जाप करती ही हूँ। तो उसके बाद से मैं घर में आकर मैं रेगुलर गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और दिसंबर 2021 में मैंने गुरुजी का पहला सत्संग भी अटेंड किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये एक डिवाइन एक्सपीरियंस था। गुरुजी का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, और वहाँ इतना अच्छा लगा। पहली बार मैंने ज़िंदगी में इतनी अच्छी शब्द वाणी मैंने सुनी 2 घंटे तक बैठकर, और पता भी नहीं चला कि कहाँ से 2 घंटे यूँ ही बीत गए। और आरती हुई और भी संगतों के साथ बात हुई, उनके सत्संग भी मैंने सुने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
उन दिनों कोरोना चल रहा था और जनवरी 2022 में ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया। ओमिक्रॉन भी काफ़ी हद तक फैल गया। अब ये वेरिएंट तो डेल्टा से कम ही था, लेकिन फिर भी उस वक्त भी जैसे लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन कंडीशन में हमारा देश था, पूरी दुनिया एक लॉकडाउन के दौर से गुज़र रही थी और ओमिक्रॉन की वजह से कोविड के सारे रेस्ट्रिक्शंस तो उस वक्त भी थे। अब यूँ हुआ कि 19 जनवरी 2022 में उस दिन मेरी माँ अचानक घर में गिर गई। अब संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ और मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता, वो जमशेदपुर झारखंड में रहते हैं। मेरे पिताजी 84 इयर्स ओल्ड हैं और वो कैंसर सर्वाइवर भी हैं और उनकी दोनों आँखें बिल्कुल ख़राब हो गई हैं ग्लोकोमा की वजह से। और मेरी माँ 78 इयर्स ओल्ड है और उनका हेल्थ इतना अच्छा नहीं है, काफ़ी वीक हैं और ज़्यादातर उनका मेनली ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, मतलब काफ़ी कम उम्र से उनके जो बोन्स हैं वो काफ़ी वीक हैं और अभी थोड़ा बहुत उनका हार्ट का प्रॉब्लम भी है। अब ऐसा हुआ कि वो घर में अचानक गिर गई 19 तारीख को, जनवरी के 19 तारीख को। अब मैं इकलौती संतान हूँ, मैं दिल्ली में, और वहाँ पर उनकी देखभाल करने वाला कोई है नहीं। और उस वक्त जमशेदपुर में पूरी तरह से ओमिक्रॉन छाया हुआ था और वहाँ एक ही बड़ा हॉस्पिटल है जिसको टाटा मेन हॉस्पिटल अर्थात TMH कहते हैं, वो टिस्को के अंडर में है। और उस हॉस्पिटल में ऐसा हुआ कि पूरा हॉस्पिटल कोविड पेशेंट से भरा हुआ था। सिर्फ एक ही वार्ड था जो कि नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए रखा था। ICU, CCU सब कोविड पेशेंट से भरे हुए थे। सिर्फ एक ही ICU कह सकते हो, उसको HDU कहते हैं, जो कि सर्जिकल ICU वार्ड है। सिर्फ वही वार्ड रखा गया था नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए। अब उस हालत में आप सोचिए, मैं दिल्ली में, मेरे फादर उस हालत में जो कि ठीक से देख भी नहीं पाते हैं, चल फिर भी नहीं पाते हैं, उन्होंने किसी तरह गाड़ी में, और लकीली हमारी जो मेड है वो बहुत ही अच्छी है, ये भी गुरुजी की ही कृपा है कि उन्होंने हमें कितनी अच्छी मेड हमारे घर में उन्होंने लगवाई है। तो मेरे फादर और मेरी मेड दोनों मिलकर मेरी माँ को हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने एडमिट किया। उनका राइट शोल्डर टूट गया था बिल्कुल। और आप सोचो, जब कहीं कुछ टूटता है हमारे शरीर में तो कितना ज़्यादा दर्द होता है। उस पेन को, और उस वक्त ठंड भी थी, जनवरी, तभी भी सर्दी चल रही थी। उस हालत में मेरी माँ को जाके उन्होंने भर्ती किया। चारों तरफ मतलब एक लॉकडाउन सा स्टेज, क्योंकि ओमिक्रॉन का बहुत बुरी तरह ओमिक्रॉन फैला हुआ था। तो उस हालत में माँ को एडमिट किया। माँ को एडमिट करने के बाद अगले दिन जब हॉस्पिटल में सर्जन आए तो उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह किया, सारे इन्वेस्टिगेशंस किए, करके उन्होंने कहा कि ऑपरेशन तो करना ही है। लेकिन क्योंकि मेरी माँ का पेसमेकर बैठाया गया था कुछ ही महीनों पहले, उससे कुछ ही महीनों पहले, इसीलिए उन्होंने कहा कि माँ एक पर्टिकुलर मेडिसिन लेती थी जिसकी वजह से उनका खून पतला था और इस हालत में ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। अगर ऑपरेशन करते तो फिर ब्लीडिंग बंद नहीं होती है और फिर पेशेंट का लाइफ रिस्क हो जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि वो मेडिसिन बंद करना पड़ेगा, कोई दूसरा मेडिसिन देना पड़ेगा जिससे कि जो ब्लड की जो थिकनेस है वो फिर बढ़े। तो ये सब काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुए जिसकी वजह से ऑपरेशन पोस्टपोन हो गया, उस वक्त नहीं हो पाया। और माँ उसी तरह उसी हालत में वो हॉस्पिटल में पड़ी रही, वार्ड में। अब ऐसा हुआ कि वहाँ पड़े रहते रहते लगभग 4-5 दिन के बाद उनको न्यूमोनिया हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल में न्यूमोनिया सबसे कॉमन इन्फेक्शन होता है। अब मैं थी दिल्ली में और मेरी बेटी का उस वक्त कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा था, मैं जा नहीं पा रही थी। जैसे ही उसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ हम लोग चले गए, हम लोग यहाँ से रवाना हो गए। और ओमिक्रॉन की वजह से हमने डिसाइड किया कि हम फ़्लाइट नहीं लेंगे क्योंकि उसमें भी रिस्क होता है, तो हम अपनी गाड़ी में बाय रोड हमने 2 दिन की जर्नी की। लेकिन मेरे फादर ने कहा कि नहीं, अभी तुम मत आओ क्योंकि वहाँ पर पूरा ओमिक्रॉन है, हम नहीं चाहते कि तुम रोज़ हॉस्पिटल में दौड़ो और जाके
वहाँ भी तुम्हें भी हो जाएगा, क्योंकि वो तो एनीवे हॉस्पिटल इन्फेक्शन जोन होता है। इसीलिए हम लोग जमशेदपुर नहीं गए, हम लोग दुर्गापुर जो कि बंगाल में है और वहाँ मेरी सास रहती हैं, तो वहाँ हम चले गए। तो वहाँ हम रहने लगे और वहाँ रहते हुए ही हमें पता चला कि माँ को निमोनिया हो गया है, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, उनको ऑक्सीजन में डाला गया है। तो ऐसी हालत है और दिन ब दिन धीरे 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 उनकी डिटीरियोरेशन होने लगी, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल उनका कम होने लगा और मतलब बहुत ही बुरी हालत हो गई। तो ऐसा सुनने के बाद मैं चली गई जमशेदपुर और जब मैं हॉस्पिटल में जाकर मैंने अपनी माँ को देखा, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मेरी माँ है जो इतनी एक्टिव थी। ज़िंदगी भर उन्होंने हमेशा सबकी सेवा की, अपने सास ससुर की, अपने हस्बैंड की। उन्होंने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ मेरी माँ थी। पूरे परिवार को उन्होंने अपने हाथों में समेट के रखा हुआ था। अपनी ननद, अपने देवर, सबकी सेवा वो करती थी बिना कुछ, इतनी मेहनत, इतनी परिश्रम ज़िंदगी भर, कभी भी उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। दिन हो रात हो हमेशा सबकी सेवा करती थी। और अब उनको देखकर मैं हैरान रह गई। उनका पूरा शरीर मतलब 3 गुना फूल गया था और उल्टी सीधी बातें बोल रही थी, पूरी तरह से हैल्यूसिनेट कर रही थी, ऐसी ऐसी बातें बोल रही थी जो कि सुनने के बाद मुझे लग रहा था कि ये व्यक्ति वापस कैसे आएगा, वो कैसे नॉर्मल इस हालत से, इस स्टेज से वो कैसे बाहर निकल आ पाएगी। और डॉक्टर्स भी मुझे कोई ज़्यादा इतनी आशा भी नहीं दे रहे थे उस वक्त। जो चीफ एक लेडी थी, सर्जन थी, वो जो स्पेशलिस्ट थी, उनसे मेरी बातें भी हो रही थी सुबह शाम दोनों टाइम। वो कह रहे थे कि बहुत क्रिटिकल स्टेज है और अगर हम इस पेशेंट को वेंटिलेटर में डालेंगे तो वेंटिलेटर से इनको निकालना बिल्कुल नामुमकिन है। तो ये सब सुनने के बाद तो बहुत ही दुख हुआ मुझे, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। तो तब मैं घर आती थी और गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी ये क्या हुआ, मेरी माँ जिन्होंने ज़िंदगी भर इतनी सेवा की है दूसरों की, आज इस हालत में कैसे पहुँच गई। आप तो इतने बड़े डॉक्टर हो, आप तो सबसे बड़े डॉक्टर हो, डॉक्टरों से भी ऊपर हो, तो आप क्यों कुछ नहीं करते इसके बारे में। खैर क्या कर सकते हैं। तो फिर माँ को जो हमें डर था वही हुआ, उनको वेंटिलेशन में डाला गया। और जब मैं घर आई मैं बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुकी थी उस वक्त। और हॉस्पिटल में मेरे फादर को बुलाया गया साइन करने के लिए, कंसेंट फॉर्म साइन करना पड़ता है वेंटिलेशन में जब पेशेंट को डाला जाता है। तो जब मेरे फादर हॉस्पिटल में गए, मैं अकेली ही घर पर थी उस वक्त। तो मैंने सोचा क्या करूं, बहुत रेस्टलेस लग रहा था, मन तो बहुत ही दुखी था। तो मैंने सोचा कि और कुछ नहीं तो फेसबुक ही खोलती हूँ, फेसबुक खोलकर देखूं क्या है क्या नहीं है। तो जैसे ही मैंने फेसबुक खोला, संगत जी, सबसे पहले गुरुजी का मैसेज। और क्योंकि मैंने गुरुजी के साथ हार्डली 1 या 2 महीने पहले ही मैं जुड़ी थी, मैंने सिर्फ 1 या 2 फेसबुक ग्रुप्स ही मैंने ज्वाइन किया था। इतना कुछ मुझे पता भी नहीं था कि इतने सारे गुरुजी के ग्रुप्स हैं और मैं ज्वाइन भी कर सकती थी। ये प्रॉम्प्ट भी नहीं आए थे इससे पहले। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस, जितने भी मैसेजेस मैंने उस वक्त फेसबुक में देखा, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के मैसेजेस। मुझे लग रहा था जैसे मेरे जो इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं सब कहाँ गायब हो गए। उनके पोस्ट्स, उनका कहीं कोई वीडियो, कोई मैसेज, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के मैसेज, एक के बाद एक, सिर्फ गुरुजी के मैसेज। और हर मैसेज में गुरुजी मुझे यही बता रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तू क्यों सोच रही है, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा, तू बिल्कुल परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूँगा, तू टेंशन छोड़ दे, तू सोचना बंद कर, मैं सब संभाल लूँगा। हर एक मैसेज में बस ये एक ही मैसेज। अब जब मैंने लगातार ये देखा ना, तो मेरे मन में ना एक अजीब सी आशा पैदा हुई कि अगर गुरुजी मुझे ये मैसेज भेज रहे हैं तो गुरुजी सब ठीक कर देंगे। गुरुजी हैं
और गुरुजी सबसे बड़े डॉक्टर हैं। यहाँ जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, सबके ऊपर गुरुजी। ये डॉक्टर्स को अपना जो करना करेंगे और गुरुजी जो करना गुरुजी खुद करेंगे। उसके बाद ना मेरा मन शांत हो गया। मेरे फादर आ गए हॉस्पिटल से, और वैसे मेरे चाचा चाची भी वहाँ रहते हैं, लेकिन वो फर्स्ट फ्लोर में, वो अलग ही रहते हैं। लेकिन उस वक्त वो मेरे फादर को लेकर गए थे हॉस्पिटल। सब जब वापस आए तो उन्होंने बोला कि कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, माँ को होश नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था। वो इंट्यूबेशन मतलब जो ट्यूब अंदर वो घुसाते हैं ना मुंह से, उस वक्त पेशेंट को वो बेहोश कर देते हैं। तो तब भी उनको होश नहीं आया था, उनकी आंखें बंद थी, और डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट इज़ क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी ना मुझ में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दे दिया था कि वो सबको संभाल लेंगे। भले ही थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन संभालने के लिए वो हैं, इसीलिए मुझे बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये सोचकर आप विश्वास नहीं करोगे कि एक इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में मैं रात को अच्छी तरह से सो पाई। वरना इस हालत में रात को सो पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन मेरा विश्वास था गुरुजी पर कि अगर गुरुजी ने कहा है कि वो ठीक करेंगे तो ठीक करेंगे, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आराम से मैं सो गई। अगले दिन मैं सुबह उठी, रात भर कोई फ़ोन नहीं आया, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी होती, कुछ होता तो हॉस्पिटल से फ़ौरन फ़ोन आ जाता, तो नहीं आया कोई फ़ोन। अगले दिन सुबह उठी, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी कल रात को आपने सब कुछ संभाला है, अब आगे भी आप संभालोगे। और मैं चली गई हॉस्पिटल में जाकर जब मैं वहाँ HDU में अंदर गई, मैंने दूर से अपनी माँ की बेड को देखा। मैंने देखा कि मेरी माँ के बॉडी का जो इतना सूज गया था, इतना फूल गया था, 50% स्वेलिंग कम हो गई थी, और मेरी माँ की आंखें खुली हुई थी। और उनका चेहरा उस वक्त देखकर मुझे लगा कि जो नॉर्मल अब धीरे धीरे वो नॉर्मल सी की तरफ जा रही है। मैं गई, उन्होंने मुझे देखा। अब वो स्माइल तो कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके मुंह में वो ट्यूब तो लगाया हुआ था। तो मैंने उनके साथ बात की। अब उन्होंने मुझे इशारा किया कि उनको प्यास लगी है, लेकिन डॉक्टर ने मना किया कि पानी नहीं दे सकते। बस नर्स ने थोड़ा सा वो रुई को गीला करके उनकी होंठों के आसपास उसको थोड़ा सा हल्का से बुला दिया, क्योंकि उनको उस हालत में पानी नहीं दिया जा सकता। तो मैंने बात की डॉक्टर के साथ, स्पेशलिस्ट भी आए थी, जो ICU के जो हेड थे वो भी थे, तो उनके साथ भी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि अभी भी ऑक्सीजन मतलब वेंटिलेशन सपोर्ट की ज़रूरत है, हम इनको वेंटिलेशन में ही अभी रखेंगे, लेकिन देखते हैं आगे क्या इनका प्रोग्रेस होता है। तो मैं थोड़ी देर उनके पास रही। अब ICU में तो ज़्यादा देर रुकने नहीं देते बाहर के लोगों को, पर्टिकुलरली अभी उस वक्त ओमिक्रॉन का टाइम था, तो मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं। मैंने माँ से कहा कि बस आप चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाओगे आप धीरे धीरे। और मैं घर चली आई। और फिर संगत जी मैंने फेसबुक खोला, फिर से गुरुजी का मैसेज, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी के मैसेज कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। मैं शाम को वापस गई हॉस्पिटल, उनसे दोबारा मिली। फिर तब माँ सोई हुई थी उस वक्त, उनकी आंखें बंद थी, लेकिन स्टेबल थी। अगले दिन सुबह जब मैं गई तो मैंने देखा कि जब मैं जा रही थी माँ के बेड की तरफ, उनकी आंखें बंद थी। मैंने दूर से देखा, और उनके बाजू में जो मॉनिटर लगा रहता है वो मॉनिटर भी बंद था। वो देखकर अचानक एक बेचैनी सी हुई कि अरे मॉनिटर क्यों बंद है, और माँ की आंखें भी बंद है। वो तो मैं काफ़ी दूर से मैंने ऐसे देखा। मैं दौड़ती हुई भागती हुई उनके पास गई, और पास में जो नर्स थी मैंने उनसे पूछा क्या हुआ इनका, मॉनिटर आपने बंद कर दिया और ये भी आंखें बंद है। तब उन्होंने कहा कि ये तो सो रही हैं और इनका वेंटिलेशन अब बंद कर दिया गया है, अब ये सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट पर नॉर्मल ब्रीदिंग इनकी हो रही है। तो ये सुन के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अरे गुरुजी ने तो कमाल कर दिया,
उन्होंने माँ को वेंटिलेशन से निकाल दिया, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि वेंटिलेशन से ऐसे पेशेंट को निकाला ही नहीं जा सकता। 48 घंटे में गुरुजी ने मेरी माँ को वेंटिलेशन से निकाल दिया, लेकिन ट्यूब तब भी लगी हुई थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि हम अभी ट्यूब नहीं निकालेंगे, अगर अचानक फिर से ज़रूरत पड़ गई तो, लेकिन हम देखेंगे 24 घंटे में अगर सब ठीक हो गया तो हम इनको ट्यूब से निकाल देंगे। तो माँ सो रही थी उस वक्त, तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने डॉक्टर से बात की करके मैं घर वापस आ गई। ये 48 घंटे गुरुजी मेरे साथ लगातार फेसबुक में कांटेक्ट उन्होंने मेरे साथ रखा, लगातार वो मैसेज मुझे भेजते रहे। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जब घर आकर दोपहर को अपना लंच करने के बाद, नहाने के बाद जब मैंने फेसबुक खोला, तब मैंने देखा गुरुजी के सारे मैसेजेस बंद। अब मेरा नॉर्मल, अब मुझे लगा कि अरे ये तो मेरा नॉर्मल फेसबुक है, मतलब नॉर्मल जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके मैसेज आ रहे हैं, उनके वीडियोस आ रहे हैं, जो अलग अलग एडवर्टिजमेंट्स आते हैं वो आ रहे हैं, और बीच बीच में गुरुजी के भी 1-2 मैसेजेस ऐसे जैसे पहले आ रहे थे वैसे ही आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल एक फ़ेसबुक हो गया। और ये बीच में 48 घंटे वो सिर्फ गुरुजी का ही हो गया था और किसी का नहीं था। तब पूरी तरह से मैं आश्वस्त हो गई कि गुरुजी ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने मेरी माँ को बचा दिया है, उस संकट से उन्होंने मेरी माँ को निकाल दिया है। इसीलिए अब उनके भी वो मैसेजेस अभी बंद हो गए हैं। तो संगत जी, गुरुजी का मैं कैसे शुक्राना करूं, उन्होंने मेरी माँ को किस तरह से इस संकट से निकाला। और अगले दिन जब मैं गई तब माँ का वो ट्यूब भी निकाल दिया गया था, वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी, और जो आईसीयू की जो स्पेशलिस्ट थे, जो हेड थे, उन्होंने खुद मुझसे कहा कि इस यात्रा को इन्होंने पार कर लिया है ईश्वर की कृपा से। ये तो एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा खुद क्रेडिट लेते हैं, वो तो कभी भी ईश्वर को कोई क्रेडिट देते ही नहीं। लेकिन इन्होंने, पहली बार मैंने सुना किसी डॉक्टर को ये कहते हुए कि ईश्वर की कृपा से इन्होंने इस यात्रा को पार किया है। अब ये ईश्वर हमारे गुरुजी, हमारे महाशिव, जहाँ गुरुजी हैं, जहाँ महाशिव है, वहाँ हर यात्रा, हमारा हर सफ़र हमेशा पार ही होगा। वो हमेशा हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमेशा हमें हमारी देखभाल करते हैं। उनकी मेहर, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहती है। 24 घंटे बाद माँ को आईसीयू से निकालकर वार्ड में रखा गया, लेकिन उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, मतलब उनका हेल्थ इतना वीक था कि डॉक्टर ने डिसाइड किया कि उनका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। मैंने भी उनको समझाया कि अगर ऑपरेशन करने के लिए अगर हम तैयार हो गए तो इसमें आपका लाइफ रिस्क हो जाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ऑपरेशन ना कराएं। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे वो आए, उन्होंने हमें समझाया कि बिना ऑपरेशन का भी ये नियर नॉर्मल लाइफ लीड कर सकती हैं। राइट हैंड था, अब बिना ऑपरेशन का वो हैंड उनका इतना काम नहीं कर पाएंगे उस हाथ से। कुछ हद तक हाथ उठेगा, लेकिन नॉर्मल तो होगा नहीं, लेकिन समझौता करके वो अपनी ज़िंदगी बिता सकेंगी। और वो अच्छा है, क्योंकि ऑपरेशन अगर करने चले तो उसमें बहुत बड़ा लाइफ रिस्क हो सकता है। तो गुरुजी की भी यही इच्छा होगी, तो इसीलिए हमने उनको फिर वहाँ और 1 हफ़्ता रखा। जब कंडीशन थोड़ी बहुत स्टेबल हो गई, हमने उनको डिस्चार्ज कराया हॉस्पिटल से और हम उनको घर ले आए। घर लाने के बाद वो, वैसे तो उस वक्त उनकी ऐसी ही कंडीशन थी, वो पूरी तरह से बेड रिडन ही थी उस वक्त। सुबह शाम दोनों टाइम का अटेंडेंट भी रखा गया घर में, और मुझे भी धीरे धीरे दिल्ली तो लौटना था ही। हम लोग वहाँ लगभग 1 महीना रह चुके थे और मुझे तो लौटना था, क्योंकि मेरी बेटी का भी कॉलेज खोलने का टाइम हो गया था। तो हम वापस आ गए और माँ वहीं पर
घर में थी, अटेंडेंस की सेवा में थी और गुरुजी की कृपा से वो धीरे धीरे रिकवर करने लग गई। अब ऐसा है कि धीरे धीरे उनका जो दर्द था, वो जो पेन था, वो धीरे धीरे मेडिसिन के इफ़ेक्ट से थोड़ा बहुत कम हुआ और उनका पूरा राइट साइड, इनफैक्ट पूरा हाथ, शोल्डर और पूरा पीठ में और यहाँ अपने चेस्ट की तरफ भी पूरा जो अंदर से खून निकला हुआ था, पूरी तरह से एकदम काला पड़ गया था, वो भी धीरे 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 ठीक हो गया और उनका नॉर्मल फिट वो स्किन कंडीशन, हालांकि ये होने में 2-3 महीने तो लगे, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो गई। और गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि माँ अपने हाथ से धीरे धीरे, कम से कम अपना वो हाथ इतना उठा सकती हैं कि वो खुद खा सकती हैं, खुद अपना वॉकर चला सकती हैं और बहुत सारा अपना फ़ोन भी चला सकती हैं, वो खुद न्यूज़पेपर पढ़ सकती हैं, यहाँ तक कि राइट हैंड से आज गुरुजी की कृपा से वो लिख भी सकती हैं। यही है कि वो अपना हाथ ऊपर नहीं उठा सकती, अगर ऊपर से कुछ उतारना है तो वो नहीं कर पाती, उसके लिए उनको हेल्प चाहिए होता है। लेकिन मोर और लेस वो अपनी रोज़मर्रा की जो भी ज़िंदगी की जो भी काम है वो अपना वो कर लेती हैं। थोड़ी बहुत सपोर्ट उनको लगता है कपड़े पहनने में और नहाते समय, तो उसके लिए जो अटेंडेंस है वो उनकी मदद कर देते हैं। लेकिन वो बहुत ही इंडिपेंडेंट महिला है, हमेशा वो इंडिपेंडेंट थी, आज भी कोशिश करती है हर तरफ से हर काम खुद करने की, और जो नहीं कर पाती बस उसी के लिए उनको सहारे की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ है संगत जी, वरना मैंने उनको जिस कंडीशन में देखा था उस कंडीशन से बाहर निकलना नामुमकिन था। इसीलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना भी हम उनका शुक्राना करें कम है। और हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, वो हमेशा हमारे लिए हमेशा है। उन्होंने कहा है कि मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा। वो हमेशा हमें अपना प्रेजेंस फील कराते हैं, फ्रेगनेंस के ज़रिए, या जब भी कहीं सत्संग होता है कोई ना कोई किसी न किसी तरह रूप में वो दर्शन देते हैं। रोटियां बनाते समय जब मैं अगर मंत्र जाप करती हूँ, वहाँ कोई न किसी रूप में मुझे, या तो ओम के रूप में, या शिवलिंग के रूप में, या त्रिशूल के रूप में, या नाग देवता, किसी न किसी रूप में वो हमेशा हमें दर्शन दे ही देते हैं। इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अगर आप इस चैनल में अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं, या फिर पेपर में लिख के उसको स्कैन करके, या फिर उसकी इमेज लेकर भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ईमेल आईडी दे दूँगी, वहाँ आप ज़रूर अपना सत्संग शेयर करें। मैं आपका सत्संग पढ़ूँगी या आपका ऑडियो का जो मैसेज होगा वो मैं यहाँ पर पोस्ट करूँगी। इस मैसेज को आप जितना हो सके आगे शेयर करें, क्योंकि गुरुजी तो कहते ही हैं, आप जानते हो संगत जी, कि सत्संग शेयर करने वाले तथा सुनने वाले दोनों का कल्याण होता है। सत्संग सुनकर गुरुजी का ब्लेसिंग्स पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।